हेलो गाइस। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे और बहुत अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो चलिए गाइस, एक नए टॉपिक के साथ आज हम हमारी सीरीज़ की शुरुआत करते हैं। आज जो हमारी सीरीज़ है गाइस, वो स्टार्ट हो रही है कंसेप्ट से। तो आज हम कवर करेंगे सबसे इम्पोर्टेंट कंसेप्ट, और वो है EIA। जो EIA है गाइस, वो बहुत इंपॉर्टेंट भी है और बहुत ईजी कंसेप्ट भी है, आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। तो आज की वीडियो में हम उसका इंट्रोडक्शन कवर करेंगे। चलिए बात करते हैं EIA के बारे में। फर्स्टली गाइस, व्हाट इज EIA? EIA है क्या? अगर EIA के बारे में बात करें तो गाइस, EIA यानी कि इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, यानी कि इन्वायरमेंट पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा उसको हम कैलकुलेट करेंगे, यानी उसको एसेस करेंगे। तो वहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा EIA। फॉर एग्जांपल, कोई भी प्रोजेक्ट लगा रहे हैं, उसके क्या हार्मफुल इम्पैक्ट होंगे, उसको कैलकुलेट करने के लिए हम करते हैं EIA। जो कि क्या करता है कि आज उसका क्या इम्पैक्ट, आज वहाँ की कंडीशन कैसी है, और अगर ये प्रोजेक्ट हम लगा देंगे तो आने वाले फ्यूचर में उसकी कैसी कंडीशन होगी, उसको इवेल्युएट करने के लिए, उसको मेजर करने के लिए हम क्या करते हैं, EIA करते हैं। तो EIA की डेफिनेशन क्या है? EIA is a tool which is used to identify the environment, social and economic impact of a project. इन्वायरमेंट पे उसका क्या इम्पैक्ट होगा, सोशल, वहाँ के आसपास रहने वाले लोगों पे उसका क्या इम्पैक्ट होगा, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर, प्लांट्स के ऊपर, हर चीज़ के ऊपर उसका क्या इम्पैक्ट होगा, इकोनॉमिकली उसका क्या इम्पैक्ट होगा, वो इकोनॉमिक कितना कंट्रीब्यूट करेगी डेवलपमेंट में, वो हर चीज़ हम कैलकुलेट करते हैं EIA के थ्रू। तो आपको EIA क्लियर होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं EIA इतना ज़रूरी क्यों है, वाई EIA इज़ इम्पॉर्टेंट, इतना इंपॉर्टेंट क्यों है गाइज EIA। तो उसके बारे में बात करें तो सबसे पहले बात है टू रिड्यूस और मिटिगेट द एडवर्स इम्पैक्ट ऑन द इन्वायरमेंट, यानी इन्वायरमेंट पे किसी भी प्रोजेक्ट का जो इम्पैक्ट होगा उसको रिड्यूस करने के लिए हम क्या करते हैं, EIA करते हैं। ताकि हमें पता चले कि अगर हम ये प्रोजेक्ट लगा रहे हैं तो इससे इन्वायरमेंट को इतना डैमेज हो सकता है, और उसके डैमेज को डिक्रीज करने के लिए हम क्या करते हैं, EIA करते हैं। Secondly, identify the environmental impact on ecologically fragile landscape before the development project. डेवलपमेंट, अगर हमने प्रोजेक्ट लगा दिया उसके बाद हम मेजर कर रहे हैं कि अच्छा जी इसका तो इतना ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है गाइस, क्योंकि वो प्रोजेक्ट लग चुका है, उसके ऊपर बहुत पैसा लगता है किसी भी प्रोजेक्ट को बनाने में। फॉर एग्जांपल, कोई भी इंडस्ट्री हम लगा रहे हैं, उसको बनाने में बहुत पैसा लगता है, और उसके बाद हम मेजर कर रहे हैं कि उसका तो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है, अभी इस इंडस्ट्री को बंद करो। तो उसके कारण कितना होगा, कितनी मतलब अनएम्प्लॉयमेंट भी हो रही है, साथ ही साथ वहाँ पे जितना पैसा लगा है वो सारा का सारा बर्बाद हो जाता है। तो उसके लिए हमें ज़रूरी है कि प्रोजेक्ट लगाने से पहले ही हमें पता चले कि इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा आने वाली कंडीशंस में। नेक्स्ट, टू मेक अ बैलेंस बिटवीन ह्यूमन एंड इन्वायरमेंट। देखिए गाइस, डेवलपमेंट और इन्वायरमेंट सस्टेनेबिलिटी दोनों को साथ मिलकर चलना बहुत डिफिकल्ट होता है, बट उन दोनों को साथ मिलकर चलना बहुत ज़रूरी है। अगर हम डेवलपमेंट नहीं करेंगे तो हम पीछे रह जाएंगे, और अगर हम इन्वायरमेंट की साइड ही नहीं देखेंगे तो हम खुद बर्बाद हो जाएंगे। तो दोनों को साथ में लेकर चलना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर अचीविंग द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। आपको पता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, कि हम खुद की कंडीशंस को भी कंप्लीट करें, और साथ ही साथ हमारी आने वाली फ्यूचर जनरेशन की भी जो कंडीशन है उनका भी ध्यान रखें। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए हमें क्या है, EIA की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। नेक्स्ट बात करें तो प्रोडिक्ट द फ्यूचर इम्पैक्ट ऑन द बेसिस ऑफ द प्रेजेंट कंडीशन, यानी एक तरह से बेस लाइन स्टडी। क्या कि आज की जो कंडीशन है उसके बेसिस पे हम प्रिडिक्ट करते हैं कि आने वाले फ्यूचर में 10 साल के बाद कंडीशन क्या हो सकती हैं, उसके 20 साल बाद कंडीशन क्या हो सकती हैं। उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, टू इंक्रीज द कॉस्ट बेनिफिट रेशो। कॉस्ट बेनिफिट रेशो के लिए कैसे गाइस, कि कोई भी प्रोजेक्ट हम लगा रहे हैं तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा, उसकी कॉस्ट कितनी है, उसके ऊपर खर्चा कितना आ रहा है। खर्चा इन सेंस केवल पैसे से नहीं होता गाइस, खर्चा इन सेंस आप पैसे से लगा लें, एक मिनट। अगर हम पैसे से ही कैलकुलेट करते हैं तो देखिए उसका बेनिफिट क्या हो सकता है। बेनिफिट सिर्फ डेवलपमेंट में हो रहा है, बेनिफिट उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, उसके कारण कितनी ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रही है। साथ ही साथ इन्वायरमेंट पे इसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, वो क्या है, एक तरह की हमारी कॉस्ट है कि इन्वायरमेंट इतना डिग्रेड हो रहा है तो वो हमारी भी कॉस्ट के अंदर इंक्लूड होगा। और साथ ही साथ उसके कारण कितना एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहा है, कितने लोगों को उसके कारण फ़ायदा हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहा है क्या, वो इंडस्ट्री है जैसे केमिकल इंडस्ट्री है, कितने प्रोडक्ट, उसके प्रोडक्ट की क्या बेनिफिट्स, बहुत सारी चीज़ें कैलकुलेट की जाती हैं गाइज। उसके बेसिस पे हम कैलकुलेट करते हैं कि इस प्रोजेक्ट को लगाने में हमारी कॉस्ट कितनी आ रही है और उसका बेनिफिट हमें कितना मिल रहा है। नेक्स्ट इज टू प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंटल क्वालिटी। इन्वायरमेंटल क्वालिटी को प्रोटेक्ट करना के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है EIA का कंडक्ट करना। नेक्स्ट हम बात करते हैं गाइज, फॉर एग्जांपल अगर इसे और भी ज़्यादा सरल समझें, सरल भाषा में अगर हम बताएं तो देखिए, फॉर एग्जांपल कोई मैं हूँ, फॉर एग्जांपल मेरे को एक इंडस्ट्री लगानी है,
सो लेट्स जस्ट स्टार्ट एन इंडस्ट्री। तो उसके लिए मैं क्या करूँगी गाइस, सबसे पहले मेरे को किस चीज़ की ज़रूरत होगी, मुझे सबसे पहले ज़रूरत होगी इन्वायरमेंटल क्लियरेंस की। इन्वायरमेंटल क्लियरेंस की यानी कि मेरे को इन्वायरमेंटल क्लियरेंस की ज़रूरत है, और वो कौन देगा मेरे को, वो देगी मेरे को गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को मैं जब कुछ रिपोर्ट सबमिट करवाऊंगी और उनको बताऊंगी कि मेरे को ये प्रोजेक्ट लगाना है, मेरी प्रोजेक्ट में ये होगा और इसके ऊपर ये इम्पैक्ट आ सकता है, तो मैं एक रिपोर्ट सबमिट करूंगी और उनके बेसिस पे मुझे क्या मिलेगी, ईसी यानी कि इन्वायरमेंटल क्लियरेंस, कि आपका प्रोजेक्ट आप लगा सकते हो या नहीं। अगर वो अप्रूव हो जाता है तो ऑब्वियसली हम अपना प्रोजेक्ट लगा सकते हैं, और अगर वो उसमें कुछ ना कुछ कमी है, हमें इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है, तो वो हमें वापस से क्या करेंगे, रिकमेंड करेंगे कि आप अपने प्रोजेक्ट के अंदर ये इन्वॉल्व करें। उसके बाद हम आप दोबारा रिपोर्ट सबमिट करवाएं तो हम क्या करेंगे, उसको अप्रूव कर देंगे। तो इस तरीके से पूरा प्रोसीजर कंडक्ट किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करें तो एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ ईआईए। देखिए गाइस, सबसे पहले इसका प्रोसीजर की बारे में बात करें तो देखिए, सबसे पहले क्या है, स्क्रीनिंग। स्क्रीनिंग प्रोसेस में क्या होता है, स्क्रीनिंग प्रोसेस इन्वॉल्व कि हमें ईआईए की ज़रूरत भी है या नहीं है। फॉर एग्जांपल, मेरे को कोई पार्क बनाना है अपने एरिया में, तो मेरे को उसके लिए ईआईए की ज़रूरत है या नहीं है। फॉर एग्जांपल, मेरे को स्मॉल इंडस्ट्री लगानी है, कोई छोटी मोटी है, इतनी ज़्यादा लार्ज स्केल पे नहीं है, तो उसके लिए मेरे को ईआईए की ज़रूरत है या नहीं है। तो उसके लिए देखते हैं हम स्क्रीनिंग कि एआईए इज़ रिक्वायर्ड और नॉट। सेकंड, स्कोपिंग, कि उस प्रोजेक्ट के स्कोप क्या है, यानी कि उसके इम्पैक्ट क्या पड़ेंगे, सोशल, इकोनॉमिक, हर चीज़ पे उसके क्या इम्पैक्ट पड़ रहे हैं। बायोलॉजिकली एयर की क्वालिटी कितनी डैमेज हो रही है, वाटर की, सोयल की, किसके ऊपर कितना डैमेज हो रहा है, वो सारा का सारा हम स्कोपिंग के अंदर कवर करेंगे। नेक्स्ट, असेसमेंट एंड इवेल्युएशन ऑफ द इम्पैक्ट एंड डेवलपमेंट ऑफ अल्टरनेटिव, यानी कि उसको एक्सेस करेंगे, एक्सेस यानी कि मेजर करेंगे कि इम्पैक्ट तो पड़ रहा है, बट किस हद तक पड़ रहा है, उसका मैग्नीट्यूड जानेंगे। नेक्स्ट, उसको इवेल्युएट करेंगे कि इतना इम्पैक्ट पड़ रहा है, तो अगर मैं ये यहाँ की जगह, यहाँ की यहाँ को छोड़ के, इस जगह को छोड़ के अगर मैं दूसरी जगह पे लगाऊं तो क्या होगा, यानी उसके अल्टरनेटिव चूज करेंगे। नेक्स्ट, रिपोर्टिंग द इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट स्टेटमेंट और ईआईए रिपोर्ट। उसके बाद हम एक रिपोर्ट जनरेट करेंगे और वो सबमिट करवाएंगे कि हम ये प्रोजेक्ट लगा रहे हैं, इसके ये इम्पैक्ट हैं, ये अल्टरनेटिव हैं, अगर ये जगह नहीं मिल सकती तो हम यहाँ पे भी लगा सकते हैं हमारा प्रोजेक्ट, तो वो होते हैं उसके अल्टरनेटिव या फिर मिटिगेशन। उसके बाद रिव्यू ऑफ द इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट स्टेटमेंट, वहाँ पे क्या होता है, फिर वो जिसको सबमिट करवाते हैं, तो वो अथॉरिटी जो है वो क्या करेगी, उसको रिव्यू करेगी कि इस प्रोजेक्ट को लगाने का कितना बेनिफिट है, कितना नहीं है, और जो हमने इन्फॉर्मेशन उन्हें दी है वो सच भी है या नहीं है। वो अगर उन्हें डाउट होता है तो वो वहाँ पे साइट विजिट भी कर सकते हैं, रिव्यू कर सकते हैं डॉक्यूमेंट्स को। देन उसके बाद वो डिसाइड करेंगे कि इसको अप्रूवल मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, यानी कि इन्वायरमेंटल क्लियरेंस मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए। दैट इज़ अबाउट डिसीजन मेकिंग। देन उसके बाद अगर वो प्रोजेक्ट अप्रूव हो जाता है तो क्या होगा कि वहाँ पे मॉनिटरिंग, कॉम्प्लियंस, कंप्लायंसेस, इन्फोर्समेंट एंड इन्वायरमेंटल ऑडिटिंग, यानी कि वो मॉनिटर करेंगे, वो साइट पे जाके देख सकते हैं कि जो हमने वहाँ पे इन्फॉर्मेशन दी है क्या वो रियलिटी में वहाँ पे अप्लाई हो रही है या नहीं हो रही है। नेक्स्ट, कंप्लायंसेस, यानी कि हमें क्या करनी पड़ती है कि हर 6 महीने में एक रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ती है, हर 6 मंथ में, कि हमने जो इन्फॉर्मेशन उन्हें दी है, जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ करने के लिए कहा है, क्या हम वो यूज़ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। और साथ ही साथ इन्वायरमेंटल ऑडिटिंग होती है। इन्वायरमेंटल ऑडिटिंग के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे, बट इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ इतना बताती हूँ। जैसे इन्वायरमेंटल ऑडिटिंग क्या है कि ऑडिट करते हैं कुछ जो इन्वायरमेंटल ऑडिट में क्या होगा कि कुछ एक मेंबर्स होते हैं, वो कंपनी में जाते हैं, वहाँ पे देखते हैं कि जो चीज़ें हैं वो रियलिटी में एप्लीकेबल हैं या नहीं है। भोपाल गैस ट्रेजेडी के बाद ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा होगी कि जो ट्रेजेडी है उनको रिड्यूस करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ये वहाँ पे जाके साइट विजिट कर सकते हैं, ये देख सकते हैं कि कंडीशंस को और बेटर किस तरीके से बनाया जा सकता है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ऑडिट। तो सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो सबसे पहले हम ये डिसाइड करेंगे कि किसी भी प्रोजेक्ट को ईआईए की ज़रूरत है या नहीं है। सेकंड, स्कोपिंग में उसके इम्पैक्ट क्या क्या पड़ेंगे, किस चीज़ पे उसके इम्पैक्ट पड़ेंगे, बायोलॉजिकली, सोशली, इकोनॉमिक, हर चीज़ में उसके क्या इम्पैक्ट पड़ेंगे, दैट इज़ अबाउट स्कोपिंग। थर्ड, असेसमेंट एंड इवेल्युएशन ऑफ द इम्पैक्ट, यानी कि किस हद तक उसके इम्पैक्ट पड़ेंगे, क्या क्या अल्टरनेटिव हम चूज़ कर सकते हैं उसके इम्पैक्ट को रिड्यूस करने के लिए। देन फोर्थ, हम उसके बेसिस पे एक रिपोर्ट बनाएंगे कि मेरी रिपोर्ट ये है, मैं ये चीज़ें कर रहा हूँ या कर रही हूँ, और मेरी इस प्रोजेक्ट के कारण ये बेनिफिट होगा और इसके ऊपर ये इम्पैक्ट पड़ सकता है। नेक्स्ट, फिफ्थ, उसके बारे में रिव्यू किया जाएगा। देन उसके बेसिस पे डिसीजन लिया जाएगा। देन उसके बाद क्या होगा, मॉनिटरिंग या फिर कंप्लायंसेस। देन हम बात करते हैं प्रोसीजर। यही प्रोसीजर अब सेम फॉलो होगा। देखिए, अब आपको बहुत ईजी डिटेल में अगर हम कवर करें तो सबसे पहले क्या होगा, स्टेजेस। स्क्रीनिंग, यानी कि डिसाइड करेंगे कि ईआई की ज़रूरत है या नहीं है। नेक्स्ट, स्कोपिंग,
डिसाइडिंग व्हाट नीड्स टू बी कवर इन द असेसमेंट, पोटेंशियल इम्पैक्ट क्या होंगे उसके, और इम्पोर्टेंट है TOR यानी कि टर्म ऑफ रेफरेंसेस। कोई भी प्रोजेक्ट एस्टेब्लिश करने से पहले क्या होता है, TOR दिया जाता है। TOR यानी टर्म ऑफ रेफरेंसेस, यानी कि आपको ये कंडीशंस हैं जो वो फॉलो करनी ही करनी पड़ेंगी, तो वो आपको फॉलो करनी पड़ेंगी। उसके बाद जो होता है वो फिक्स, उसके बाद क्या होता है कि प्रोजेक्ट के बेसिस पे आपको फिक्स्ड कंडीशन दी जाती हैं कि आपको अब ये कंडीशन फॉलो करनी होगी, और अगर वो 60 डेज के अंदर आपको नहीं मिलती तो आप खुद की टर्म्स एंड कंडीशन के बेसिस पे भी क्या कर सकते हैं, प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर सकते हैं। और अल्टरनेटिव सॉल्यूशन, देन प्रिपेयरिंग द EIA रिपोर्ट। EIA रिपोर्ट हम बनाएंगे और फिर उसको सबमिट करवाएंगे। देन उसके बेसिस पे क्या होगा, मेकिंग एन एप्लीकेशन एंड कंसल्टेशन। EIA रिपोर्ट सबमिट करवाने के बाद वो उसको रिव्यू करेंगे, और अगर उन्हें लगता है कि इसमें पब्लिक कंसल्टेशन की ज़रूरत है, पब्लिक हियरिंग की ज़रूरत है, तो वहाँ पे क्या होगा, जो CPCB है वो क्या करवाएगा, पब्लिक हियरिंग करवाता है। देन डिसीजन मेकिंग, उसके बेसिस पे डिसाइड किया जाएगा, देन हर चीज़ के बेसिस पे कि अब हमें इस प्रोजेक्ट को EC अप्रूव करना है या नहीं करना है, यानी इन्वायरमेंटल क्लियरेंस इसको मिलेगा या नहीं मिलेगा। देन उसके बाद पोस्ट डिसीजन कि अब अप्रूव हो गया तो हम क्या करेंगे, उसको कंप्लेंसेस रिपोर्ट की अब आपको हर 6 महीने में क्या करनी पड़ेगी, एक रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ेगी। तो ये था अबाउट द प्रोसीजर फॉर EIA। नेक्स्ट हम बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट, अगर देखा जाए तो गाइस, कि EIA की शुरुआत कहाँ से होती है, हिस्ट्री ऑफ EIA। सबसे पहले स्टार्ट होती है साइलेंट स्प्रिंग, रिटन बाय रैकल कार्सन। अगर हम बात करें तो गाइज इनकी बहुत फेमस बुक थी साइलेंट स्प्रिंग, और इसके बारे में काफ़ी सारे क्वेश्चंस भी आते हैं कि जो साइलेंट स्प्रिंग बुक है वो किसने लिखी थी, वो लिखी थी रैकल कार्सन ने 1962 में। वहाँ पे उन्होंने इन्वायरमेंट के बारे में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था, और उनके बेसिस पे फिर आगे काफ़ी सारा एक रिवोल्यूशन आया इन्वायरमेंटल कंसर्न को लेके। देन उसके बाद US में फॉर्मेशन हुई नीपा की। नीपा क्या है गाइज, नेशनल इन्वायरमेंटल पॉलिसी एक्ट, और वो आया था 1969 में। देन उसके बाद वर्ल्ड बैंक ने भी इसे अडॉप्ट किया EIA, क्योंकि EIA की हमें बहुत ज़रूरत है अगर हमें डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को एस्टेब्लिश करना है और इन्वायरमेंट को भी साथ में लेके चलना है। तो 1980 में वर्ल्ड बैंक ने भी इसे अडॉप्ट कर लिया। देन धीरे 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 ये बहुत ज़्यादा स्प्रेड होगी, और फिर जो डेवलप्ड कंट्रीज़ थे उन्होंने भी EIA को अडॉप्ट कर लिया। अब बात करते हैं इंडिया में कैसे शुरुआत होती है। तो EIA जर्नी इन इंडिया, अगर इंडिया की बात करें तो सबसे पहले जो शुरुआत होती है वो होती है 1976 से 1977 के पीरियड के बीच में। तो वहाँ पे क्या होता है गाइज, जो प्लानिंग कमीशन होती है वो क्या करती है, वो रिकमेंड करती है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस को, DST को बोलती है कि आप रिवर वैली प्रोजेक्ट के लिए EIA कंडक्ट करवाइए। तो वहाँ से शुरुआत होती है EIA की। उसके बाद क्या होता है कि धीरे धीरे आपको पता होगा कि 1984 में भोपाल गैस ट्रेजेडी के बाद ये लाया गया कि इन्वायरमेंट के रिगार्डिंग हमें बहुत ज़्यादा, मतलब इन्वायरमेंट के रिगार्डिंग हमें कुछ ना कुछ करना चाहिए। इसके बारे में कोई एक्ट नहीं है अभी तक, कोई पॉलिसी वगैरह कुछ नहीं कर रखा हमने, तो उसके बारे में हमें ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो उसके बेसिस पे फिर आया था 1986 में EPA, यानी इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट। बट अभी तक भी हमारे पास कोई भी नोटिफिकेशन नहीं थी रिगार्डिंग EIA। देन उसके बाद 1994 में सबसे पहली नोटिफिकेशन आई MOEF के थ्रू, जो कि थी EIA नोटिफिकेशन मेकिंग EC मैंडेटरी, यानी कि इन्वायरमेंटल क्लियरेंस आपको मैंडेटरी करवाना पड़ेगा अगर आपको कोई भी प्रोजेक्ट लगवाना है तो लार्ज स्केल पे। तो उनके बेसिस पे उन्होंने कुछ कंडीशंस दे रखी थी, वो आपको प्रूव करवानी, अगर आपका प्रोजेक्ट उसके अंडर आ रहा है, उन कंडीशंस के अंडर आ रहा है, तो आपको क्या करवाना पड़ेगा, EIA करवाना पड़ेगा। उससे पहले 1994 से पहले क्या था, जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी वही अप्रूव कर रही थी कि किस प्रोजेक्ट को लगना है और किस प्रोजेक्ट को नहीं अप्रूव मिलेगा। देन उसके बाद बात करें तो सबसे उसके बाद 1997 में 1997 में क्या हुआ, पब्लिक हियरिंग को भी ऐड कर दिया गया। कि पब्लिक कंसल्टेशन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी जगह पे इसे पब्लिक हियरिंग भी बोलते हैं, पब्लिक कंसल्टेशन भी आपको मेंशन मिल जाएगा कि पब्लिक हियरिंग भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जिस एरिया में कोई भी प्रोजेक्ट बन रहा है वहाँ का इम्पैक्ट लोगों पे भी पड़ता है, तो उनकी भी राय जानना बहुत ज़रूरी है कि क्या ये प्रोजेक्ट आपके लिए क्या इम्पैक्ट डालेगा, आपकी जो आपका सर्वाइवल है, या फिर आपकी दिनचर्या पे कि उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, आपकी हेल्थ कंडीशन पे क्या उसका इफेक्ट पड़ेगा, पता होना चाहिए कि हमारे एरिया में जो प्रोजेक्ट लग रहा है उसका हमारे ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो उसके लिए क्या था, पब्लिक हियरिंग उन्होंने मैंडेटरी कर दिया। देन बात करें तो जून 2002 में, जब तक गाइस 2000 तक की बात है, 2000 तक बहुत अच्छा चल रहा था, काफ़ी स्ट्रिक्ट कंडीशंस थी अगर आपको EC अप्रूव करवाना है। बट 2000 के बाद काफ़ी सारा डाइल्यूशन आ गया। डाइल्यूशन यानी कि
इन्वायरमेंट को थोड़ा सा मिनिमाइज कर दिया गया इन्वायरमेंट के रिगार्डिंग, और डेवलपमेंट की साइड हमारा ज़्यादा फोकस हो गया। तो अगर बात करते हैं जून 2002 की, तो गवर्नमेंट ने काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स को अप्रूव कर दिया गया, हाई इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स को अप्रूव किया विदाउट ईसी, बिना इन्वायरमेंटल क्लियरेंस के उन्हें अप्रूव कर दिया। यानी एक तरह का डाइल्यूशन आ गया कहीं ना कहीं, और जो कि इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए काफ़ी अच्छी बात थी। अब बात करें तो जुलाई 2005 की, तो वहाँ पे क्या हुआ, टेम्पररी वर्किंग परमिट फॉर 2 years विदाउट ईसी। यहाँ पे गाइस और भी ज़्यादा डाइल्यूशन ऐड कर दिया गया, यानी कि अब आप कंस्ट्रक्शन अपना काम करना स्टार्ट कर सकते हैं, प्रोजेक्ट पे काम करना स्टार्ट कर सकते हैं विदाउट ईसी। 2 साल तक अगर आपको इन्वायरमेंटल क्लियरेंस नहीं भी मिल रही है तो भी आप अपने प्रोजेक्ट पे काम कीजिए, उसके बाद आप इन्वायरमेंटल क्लियरेंस करवा सकते हैं। तो ये भी क्या था, एक तरह का क्या हो गया, बेनिफिट हो गया इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए, क्योंकि 2 साल तक अगर कोई काम चल रहा है तो ऑब्वियसली सी बात है उसके बाद वो उसके अप्रूवल के चांसेस बढ़ जाएंगे। देन बात करें तो इन 2006 न्यू नोटिफिकेशन वाज ड्राफ्टेड। इतना सारा डिलीशन होने के बाद भी गाइज 2006 में एक नई नोटिफिकेशन निकाली, जो कि क्या थी उसके बारे में स्टडी करेंगे। EIE नोटिफिकेशन 2006। EIE नोटिफिकेशन 2006 हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसके बाद और भी ज़्यादा नोटिफिकेशन आएंगी, जो भी है वो हम सारे के सारे इस लेक्चर में बहुत ही अच्छे से कवर करेंगे। ये नोटिफिकेशन 2006 के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले क्या हुआ गाइस, डिसेंट्रलाइजेशन यानी कि पहले सारे के सारे प्रोजेक्ट्स क्या थे कि एक ही नॉर्मली कंसिडर करे जा रहे थे, बट अब क्या हुआ, डिसेंट्रलाइजेशन हो गया, प्रोजेक्ट्स को क्या कर दिया गया, बाइफरकेट कर दिया। अब 2 तरह के प्रोजेक्ट्स हो गए, कैटेगरी ए प्रोजेक्ट्स एंड कैटेगरी बी प्रोजेक्ट्स। जो कैटेगरी ए प्रोजेक्ट्स थे उनके लिए जो ईसी है वो मैंडेटरी कर दिया गया, बट जो कैटेगरी बी प्रोजेक्ट्स थे उनको फर्दर बाइफरकेट कर दिया B1 एंड B2 प्रोजेक्ट्स में, B1 एंड B2 प्रोजेक्ट्स में फर्दर बाइफरकेट कर दिया। देन उसके बाद क्या हुआ, जो कैटेगरी ई प्रोजेक्ट थे उनके लिए इन्वायरमेंटल क्लियरेंस मैंडेटरी कर दी, और उन्हें जो अप्रूवल लेना है वो सेंट्रल गवर्नमेंट से लेना पड़ेगा। अगर बात करें बी के लिए, कैटेगरी बी के लिए जो अप्रूवल होगा वो स्टेट लेवल से मिलेगा। उसके बाद कैटेगरी बी को भी फर्दर बाइफरकेट कर दिया B1 एंड B2 में, जिसके लिए B2 कैटेगरी के लिए कोई इन्वायरमेंटल क्लियरेंस की ज़रूरत नहीं है, यानी आपको EIA की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ B1 कैटेगरी के लिए आपको क्या है, EIA की ज़रूरत है, इसीलिए हम सिर्फ B कैटेगरी के लिए क्या करते हैं, स्क्रीनिंग प्रोसेस करते हैं, ताकि हमें पता चले कि EIA करना है या नहीं करना है। तो B कैटेगरी के लिए करेंगे, क्योंकि जो प्रोजेक्ट A कैटेगरी में आ रहे हैं उन्हें तो करवाना ही करवाना है EIA। नेक्स्ट बात करें तो those in the B2 category have to meet a separate set of parameter for environmental clearance, यानी कि उन्हें क्या है, जो B2 कैटेगरी के हैं उन्हें अलग कर दिया गया कैटेगरी ए एंड कैटेगरी B1 से। नेक्स्ट बात करें इन्वायरमेंटल क्लियरेंस प्रोसीजर, उसके लिए एक स्पेशल कमेटी बनाई गई जिसे बोला जाता है EAC यानी एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटी, जो कि डिसाइड करेगी कि किस प्रोजेक्ट को अप्रूवल मिलेगा और किसको अप्रूवल नहीं मिलेगा। EAC which consists of scientists and project management experts, वो काफ़ी सारे साइंटिस्ट और एक्सपर्ट्स कंसिस्ट करती है। फॉर एग्जांपल कोई भी केमिकल इंडस्ट्री है तो उसके क्या होंगे, केमिस्ट वगैरह भी इन्वॉल्व होंगे उसमें, और उसके अलावा उसमें वाटर की क्वालिटी, अगर वाटर का यूज़ करें तो वाटर क्वालिटी को जो डिटेक्ट कर सकें वो भी सारे के सारे इन्वॉल्व होंगे। तो काफ़ी सारे साइंटिस्ट या काफ़ी सारे एक्सपर्ट्स कह सकते हैं हम, यहाँ पर साइंटिस्ट वर्ड नहीं, काफ़ी सारे एक्सपर्ट्स जो होंगे वो इन्वॉल्व होंगे। नेक्स्ट बात करें तो EAC फ्रेम द स्कोप ऑफ EIA स्टडी एंड प्रीलिमिनरी रिपोर्ट इज प्रिपेयर्ड, और उनके बेसिस पे हम फिर क्या करेंगे कि जो EAC होगा वो क्या करेगा, उस रिपोर्ट को रिव्यू करेगा कि उनको ज़रूरत है या नहीं है, और एक प्रीलिमिनरी रिपोर्ट वो क्या करेंगे, तैयार करेंगे। देन बात करें तो जो रिपोर्ट है वो पब्लिश करी जाएगी, और पब्लिक कंसल्टेशन की अगर नीड है तो पब्लिक कंसल्टेशन करवाया जाएगा, और उसके बेसिस पे फिर हम क्या करेंगे, ड्यूरिंग कंसल्टेशन ऑब्जेक्शन कैन बी हेयर्ड। जो ऑब्जेक्शन है पब्लिक क्या कर सकती है कि ओरल या फिर रिटन, जैसे भी उन्हें सही लगता है वो अपने अपनी राय दे सकती है, अपने अपने व्यूज़ दे सकती है उसके रिगार्डिंग। देन EAC कैन फाइंड and then make a final appraisal of the project which is forwarded to the regulatory। then उसके बेसिस पे डिसाइड किया जाएगा कि किस प्रोजेक्ट को अप्रूवल मिलेगा, किस प्रोजेक्ट को अप्रूवल नहीं मिलेगा। द रेगुलेटरी अथॉरिटी अब वो डिसाइड करेगी कि अब ये प्रोजेक्ट है उसको EC देना है या नहीं देना है। तो ये हो गया EIA नोटिफिकेशन 2006 के बारे में। ठीक है, EIA नोटिफिकेशन 2006 के देखें तो गाइस
आपको मेनली समझ में आएगा कि यहाँ पे क्या हो गया, डिसेंट्रलाइजेशन हो गया। कैटेगरी ए और कैटेगरी बी प्रोजेक्ट्स में डिवाइड कर दिया। यहाँ पे क्या हो गया कि पहले तो अभी क्या हो गया, धीरे धीरे क्या कर रही है गवर्नमेंट, हमें दिखाई नहीं दे रहा है बट वो क्या कर रही है एक तरह से कि इंडस्ट्रियलिस्ट के फेवर में जा रही है इन्वायरमेंट के कंपैरिजन में। नेक्स्ट बात करते हैं अमेंडमेंट्स। आपको पता चल गई वही डिसेंट्रलाइजेशन हो रहा है प्रोजेक्ट्स का, जहाँ पे कैटेगरी ए एंड बी कैटेगरी के प्रोजेक्ट्स हो गए, देन B1 एंड B2 कैटेगरी का हो गया, ये हो गया। देन उसके बाद बात करते हैं कंसर्न या फिर डिस्प्यूट्स क्या हैं। अगर बात करें तो चिंता की ज़रूरत क्या है, उसके बाद देखिए 2006 की बात हमने कर ली। 2006 के बाद भी अभी फर्दर क्या हुआ, एक नई नोटिफिकेशन आई 2020 में। 2020 क्या बोलता है, या ये नोटिफिकेशन 2020 क्या बोलता है। सबसे पहले वो बात करता है पोस्ट फैक्टो अप्रूवल की। अगर पोस्ट फैक्टो अप्रूवल यानी कि आप इंडस्ट्री का काम स्टार्ट कीजिए, कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कीजिए, आपको बाद में इसी करवा लेंगे, कोई ज़रूरत नहीं है आपको कि पहले आपको इसी कंडक्ट करवानी पड़ेगी। पहले क्या था, अगर हम बात करें तो आपको इसी करवानी पड़ेगी, उसके बाद ही आप अपने प्रोजेक्ट का काम स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर आपको टर्म्स एंड कंडीशन दी जाएंगे, उसके बेसिस पे आप अपना काम स्टार्ट कीजिए। बट अब क्या है कि पोस्ट फैक्टो अप्रूवल यानी कि आपका प्रोजेक्ट आपने लगा लिया, उसके बाद भी आप क्या कर सकते हैं, ईसी ले सकते हैं। तो ये भी तो गलत है ना। उसके बाद टाइम पीरियड फॉर पब्लिक टू गिव रिस्पॉन्स रिड्यूस्ड फ्रॉम 30 days to 20 days। एसपीसीबी जो है वो कंडक्ट करती है पब्लिक हियरिंग। पब्लिक हियरिंग के अंदर क्या होगा कि वो एक न्यूज़पेपर में पब्लिश करती है कि आप इस एरिया में ये प्रोजेक्ट लग रहा है। तो वो दो लैंग्वेजेस में होता है मेनली, एक तो वर्नाकुलर लैंग्वेज में जो वहाँ की लोकल पीपल ताकि उसे समझ सकें, और सेकेंड होता है वो इंग्लिश लैंग्वेज में। तो एक 30 days का टाइम होता है जिसके अंदर वो पब्लिक हियरिंग कंडक्ट करवानी होती है। और अब वो टाइम क्या कर दिया गया, रिड्यूस कर दिया गया फ्रॉम 30 days to 20 days। तो क्या किया जा रहा है कि यहाँ पे जो प्रोसेस है उसको जल्दी से जल्दी करवाने की, जल्दी से जल्दी करवाने की तैयारी की जा रही है कि जल्दी से जल्दी क्या हो जाए, इसी मिल जाए। नेक्स्ट बात करें तो चेंजेस टू ऑफ द सबमिशन ऑफ द कंप्लायंस रिपोर्ट। कंप्लायंस रिपोर्ट आपको पता है कि जो कंप्लायंस रिपोर्ट है वो क्या है कि अगर आपको अप्रूवल मिल जाता है तो आपको हर 6 महीने में क्या करना पड़ता है, एक कंप्लायंस रिपोर्ट सबमिट करवानी पड़ती है कि हमने हमारे यहाँ पे क्या काम चल रहा है, उसकी एक स्पेसिफिक रिपोर्ट सबमिट करवानी पड़ती है। तो उसका स्पेसिफिक टाइम था 6 month, बट अब उसको एक्सटेंड कर दिया गया है 1 year तक। अब आपको साल में, पूरे साल में एक ही रिपोर्ट सबमिट करवानी होगी। तो आप खुद सोच के देखिए कि अगर एक साल में आपको एक रिपोर्ट सबमिट करवानी पड़ रही है तो उसके अंदर आपके कितने सारे, मतलब आप कितनी सारी वेरिएशंस कर सकते हैं और कितने सारे पैरामीटर हैं उनको मैनिपुलेट किया जा सकता है। तो ये भी कोई इतना अच्छा डिसीजन है नहीं। नेक्स्ट बात करें तो बाईपासिंग द EIA पॉसिबल नाउ। बाईपासिंग द EIA पॉसिबल नाउ मीन्स कि अब EIA को, मतलब EIA से आपको गुजरना बहुत ज़्यादा इजी हो सकता है। किस तरीके से हो सकता है कि गवर्नमेंट क्या बोलती है कि अगर कोई भी प्रोजेक्ट स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट के अंदर इन्वॉल्व है तो उसके लिए क्या है कि EIA की आपको ज़रूरत नहीं है। तो ये भी काफ़ी सोचने वाली बात है कि अगर कोई भी प्रोजेक्ट है, अगर मैं उसको स्ट्रेटेजिक बोल रही हूँ तो अब ना ही तो पब्लिक कंसल्टेशन की ज़रूरत है, ना ही मेरे को EI की ज़रूरत है, ना ही मेरे को EC, कुछ भी करवाने की ज़रूरत नहीं है। मैंने उसको बोल दिया कि ये स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट है, इसका बेनिफिट है। तो आप खुद सोचिए कि ये सही डिसीजन है या नहीं है। नेक्स्ट हम बात करें तो प्रोजेक्ट अप टू 1.5 लाख स्क्वायर मीटर डू नॉट नीड सिक्योरिटी अर्लियर टू 20,000 स्क्वायर मीटर। देखिए जो प्रोजेक्ट हैं उनके लिए अभी क्या है कि कोई आपको EIA की नीड नहीं है। अगर जो प्रोजेक्ट है वो क्या होता है 1.5 लाख स्क्वायर मीटर तक के एरिया में आता है। और वहीं पे अगर पहले की बात की जाए तो पहले क्या था, अगर कोई भी प्रोजेक्ट 20,000 मीटर तक के एरिया में आ रहा है तो उसके लिए ज़रूरत नहीं थी, बट अब वो एरिया एक्सपेंड कर दिया गया 1.5 लाख स्क्वायर मीटर तक। तो ये कुछ कंसर्न थे। अब हम बात करते हैं करंट सिनेरियो के बारे में कि करंट सिनेरियो अभी क्या चल रहा है। अभी अगर बात करें तो गाइस सबसे पहले देखिए अभी अप्रैल 2022 को क्या, अप्रैल 2022 को सॉरी एक नई नोटिफिकेशन आई। तो उसके अकॉर्डिंग ये क्या बोल रहे हैं, बाय द अकॉर्डिंग टू द न्यू ऑफिस मोमेंडम पब्लिश्ड बाय द इन्वायरमेंटल मिनिस्ट्री ऑन 11 अप्रैल 2022। तो उनके अकॉर्डिंग क्या था, वो बोलते हैं कि कुछ एक प्रोजेक्ट्स के लिए अब आपको ज़रूरी नहीं है कि EC अप्रूव करवाना। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको कोई भी प्रोजेक्ट 50% तक एक्सपेंड करना है, फॉर एग्जाम्पल मेरे को कुछ चेंज लेके आना है या फिर मेरे को प्रोजेक्ट को एक्सपेंड करना है, थोड़ा सा बढ़ाना है 50% तक, तो अब मेरे को ज़रूरत नहीं है पब्लिक कंसल्टेशन के लिए। ठीक है। और उसमें कौन कौन से प्रोजेक्ट इन्वॉल्व हैं, उसमें प्रोजेक्ट्स इन्वॉल्व हैं माइनिंग का, पोर्ट्स का, हार्बर का। ये आया है अभी 2022 में। उसके बाद बात करें तो नोटिफिकेशन
वही 12 अप्रैल 2022 की बात करें तो इसी पीरियड को इन्वायरमेंटल मिनिस्ट्री ने एक्सटेंड कर दिया है। काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स हैं। फॉर एग्जांपल आपको पता है कि जो माइनिंग के लिए अगर हम बात करें, अगर माइनिंग प्रोजेक्ट्स के लिए हम बात करें तो उसके लिए जो ईसी है वो 30 ईयर्स तक का है, वैलिडिटी पीरियड 30 ईयर्स का है। रिवर वैली के लिए 10 ईयर्स का है, तो उसको भी एक्सटेंड कर दिया गया है। काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स हैं जिनका जो वैलिडिटी पीरियड है वो एक्सटेंड कर दिया है। अगर माइनिंग प्रोजेक्ट्स की बात करते हैं तो जो पहले ये नोटिफिकेशन 2006 के अकॉर्डिंग था तो उनका वैलिडिटी पीरियड था 30 ईयर्स, जो कि अब एक्सटेंड करके बोल दिया गया 50 ईयर्स। अगर ये तभी होगा अगर जो ईएसी है वो एग्जामिन करती है हर एक 5 ईयर्स में कि उसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, तो ही ये क्या हो जाएगा, एक्सटेंड कर दिया जाएगा 50 ईयर्स तक। नेक्स्ट बात करें तो रिवर वैली प्रोजेक्ट्स के बारे में। अगर रिवर वैली प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करते हैं तो रिवर वैली प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करें तो जो पीरियड था वो 10 ईयर्स का था अकॉर्डिंग टू द ये नोटिफिकेशन 2006, और अब उसी पीरियड को एक्सटेंड कर दिया गया है 13 ईयर्स तक के लिए। तो ईसी को एक्सटेंड करने की बात की गई है। नेक्स्ट हम बात करें तो न्यूक्लियर पावर की। न्यूक्लियर पावर की अगर हम बात करते हैं तो उनके भी पीरियड को एक्सटेंड करने की बात की गई है फॉर अप टू 15 ईयर्स, कि अब 15 साल, अगर आपने एक बार अप्रूवल ले लिया तो आपको 15 साल तक का अप्रूवल है। उसके साथ साथ आपको कंप्लायंस रिपोर्ट जो है वो अब 1 साल में एक बार ही सबमिट करवानी पड़ेगी। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि मतलब इन्वायरमेंटल के प्रोस्पेक्ट से कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं है, बट इंडस्ट्रियल प्रोस्पेक्टिव से काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो देखते हैं इसका आने वाला क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। अभी ये सिर्फ नोटिफिकेशन में है, जल्दी अप्रूवल में भी आएगा या नहीं आएगा उसके बारे में भी हम अलग से एक नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। तो बात करें तो द मिनिस्ट्री स्टेटेड, गवर्नमेंट क्या बोलती है गाइस इसके बारे में। गवर्नमेंट बोलती है कि ये करने की क्या ज़रूरत है, वो इसलिए क्योंकि जो लोकल कंसर्न है इंक्लूडिंग द इन्वायरमेंटल इशू, इंक्लूडिंग डीलिंग द ऑब्टेनिंग फॉरेस्ट क्लियरेंस, लैंड एक्विजिशन एंड लोकल इशू, रिहेबिलिटेशन एंड रिसेटलमेंट। तो इसकी काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स देखी जा रही हैं, उसके कारण हमें क्या करना पड़ रहा है, इस पीरियड को एक्सटेंड करना पड़ रहा है। तो आप देख सकते हैं कि एट प्रेजेंट अगर कंडीशन की बात की जाए तो डेवलपमेंट पे हमारा काफ़ी सारा फोकस है, बट गाइस दोनों को बैलेंस करके रखना, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया है कि इन्वायरमेंट को और साथ ही साथ डेवलपमेंट को बैलेंस करना बहुत डिफिकल्ट है, कोई इजी प्रोसेस नहीं है। तो इसके लिए इन्वायरमेंटलिस्ट अभी काफ़ी बोल भी रहे हैं, काफ़ी सारी ट्विटर वगैरह पे भी चल रहा है काफ़ी सारा कि जो ये नोटिफिकेशन 2022 है 2020 है जो ड्राफ्ट में है, वो अगर अप्रूव हो गया तो इन्वायरमेंट के रिगार्डिंग वो बिल्कुल भी सही नहीं होगा। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये लेक्चर हेल्पफुल रहा होगा, आपको काफ़ी सारे पॉइंट्स अपने क्लियर हुए होंगे। इसी के साथ देखिए गाइस, हमें दोनों को बैलेंस करके चलना है, बैलेंस बिटवीन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा रहूँगी गाइस। अगर आपको चैनल अच्छा लगा है, आपको हमारी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। उसी के साथ वीडियो को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब सब कर दीजिए गाइस। थैंक यू।